अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड यानी नौवीं इंसानी का निजात दहिंदा इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें एक्सरसाइज के अंदर जो ग्रामर शामिल है जिसमें एडजेक्टिव, कंडीशनल सेंटेंस, क्लॉज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट, ये हमने चीज़ें डिस्कस करनी है आज। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव से स्टार्ट लेते हैं। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। Point out a person, place or thing to tell the number or quantity। यानी कि एडजेक्टिव में हमें इसकी डेफिनेशन के जरिए से ये बताया गया है कि एडजेक्टिव का फंक्शन यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस करना है और इसकी खूबी या खामी के बारे में बात करनी है। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव का फंक्शन जो है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें नंबर्स भी शामिल हैं और क्वांटिटी यानी कि मिकदार, इसको भी एडजेक्टिव में स्टडी किया जाता है, इसकी भी खूबी के बारे में बात की जाती है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए से मजीद इसको समझ लेते हैं कि फेमस पोएट। अब इसमें एक मशहूर शायर यानी कि शायर का मशहूर होना यानी फेमस, इसमें शायर की क्या है यानी कि पोएट की क्या है, क्वालिटी है। तो एडजेक्टिव जो है यहाँ पर पोएट को यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है यानी कि उसकी क्वालिटी को बयान कर रहा है। दूसरी एग्जांपल में देखें आप कि अ ब्रेव गर्ल, इसमें ए जो है ये आर्टिकल है जो कि एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। उसके बाद ब्रेव ये एडजेक्टिव वर्ड है, उसके बाद गर्ल जो है ये नाउन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एडजेक्टिव है ये इस नाउन की क्वालिटी को बयान कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ब्रेव गर्ल। अब ब्रेव वर्ड जो है ये इस नाउन यानी कि गर्ल की क्वालिटी है। ठीक है, तो हमने एडजेक्टिव का फंक्शन भी यही देखा कि इसने नाउन या प्रोनाउन के फंक्शन नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करना है। उसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो कंडीशनल सेंटेंस का यूज कहां पर होता है? कंडीशनल सेंटेंस यानी कि किसी फर्जी सूरत हाल या कोई हम जब कोई पेशन गोई करते हैं तो उसमें इन जुमलों को इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्जी सूरत हाल यानी कि कोई भी सूरत हाल फर्ज कर लेना, ठीक है, और उसके बाद फिर उससे कोई ना कोई नतीजा अखज करना। ठीक है, अब वो नतीजा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे हम कोई पेशन गोई करते हैं तो पेशन गोई हालात के तनाजुर में की जाती है। ठीक है, वो मौजूदा वक्त के मुतालिक होती है या फिर आने वाले वक्त के हवाले से होती है। ठीक है, तो हमने कंडीशनल सेंटेंस में इसको पढ़ना है। तो कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली वो कहता है कि कंडीशनल सेंटेंस डिस्क्राइब द हिपोथेटिकल सिचुएशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कि हिपोथेटिकल सिचुएशन यानी कि कोई भी फर्जी सूरत हाल या पेशन गोयाना सूरत हाल। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस और इसके नताइज। ठीक है, यानी कि रिजल्ट, नतीजा क्या निकलना है उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस जो है वो बेसिकली यहाँ पर टू क्लॉजेज पर मुश्तमिल होता है। ठीक, कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेज। तो सबसे पहले कंडीशनल क्लॉज होता है और उसके बाद जो है मेन क्लॉज होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कंडीशनल क्लॉज पहले आया है तो मेन क्लॉज बाद में होगा, अगर मेन क्लॉज पहले आ गया है तो कंडीशनल क्लॉज बाद में होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्लॉज की तरफ आते हैं। तो यहाँ हमने कंडीशनल सेंटेंस में क्लॉज के बारे में पढ़ा। तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है तो उसको हम पढ़ लेते हैं कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which consist of subject and predicate but not constitute a complete sentence। के क्लॉज जो है कि ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो शामिल होता है, लेकिन यह है कि इसको हम फिर भी मुकम्मल जुमला नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इसमें मुकम्मल सेंस कन्वे नहीं होती, ये अधूरा जुमला होता है। ठीक है, इसमें मुकम्मल सिचुएशन वादे नहीं होती। तो अब यहां पर
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात हुई है, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट को भी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट में हम आपके सामने ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट अबाउट समथिंग इज स्टेटेड, यानी कि जिसके मुतालिक बात की जाए, ठीक है। किसी भी जुमले के अंदर जिसके मुतालिक या जिस क्लॉज के अंदर जिसके मुतालिक बात हो, ठीक है, उसे हम सब्जेक्ट काउंट करते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल के जरिए से आप देख लें कि ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। तो इसमें ही जो है ये सब्जेक्ट है और ये जो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो किसके मुतालिक है, वो इस सब्जेक्ट के मुतालिक है, ठीक है। उसके बाद हम प्रेडिकेट पे आते हैं। प्रेडिकेट की डेफिनेशन में आपके सामने पढ़ देता हूं कि प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि प्रेडिकेट का काम ये है, प्रेडिकेट का फंक्शन ये है कि ये एक सेंटेंस या क्लॉज का हिस्सा है, ठीक है, और इसने सब्जेक्ट के मुतालिक मालूमात देनी है, ठीक है। यानी कि ये जो भी मालूमात देगा, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, वो किसके मुतालिक होगी, वो सब्जेक्ट के मुतालिक होगी, ठीक है। तो आप नीचे वाली एग्जांपल में देखें कि नीचे वाली एग्जांपल ही इज टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो इसमें ही जो है ये सब्जेक्ट है और उसके बाद इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग वर्ब है और ब्रेकफास्ट क्या है, ये नाउन है। लेकिन यहां हमने ही को तो सब्जेक्ट का नाम दे दिया और उसके बाद जितना भी सेंटेंस का हिस्सा है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम प्रेडिकेट का नाम देंगे, यानी कि ये हिस्सा प्रेडिकेट में शामिल है, ठीक है। जैसे कि हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रेडिकेट के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं कि प्रेडिकेट में एक तो वर्ब शामिल होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट शामिल है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों चीजें मौजूद हैं। उसके बाद क्लॉज का यहाँ पर आपके सामने जो है ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो क्लॉज में दो चीजें शामिल हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आगे मजीद दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें वर्ब शामिल होता है और ऑब्जेक्ट शामिल होता है। सम टाइम कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब को भी प्रेडिकेट में ऐड किया जाता है, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा, इसमें हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें शामिल थी। लेकिन उसके बाद हम क्लॉज की तरफ आते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये भी एक जुमले का या क्लॉज का हिस्सा होता है, विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो कि एक्शन जो परफॉर्म हुआ है उससे मुतासिर होता है। यानी हम इसकी एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझ लेते हैं, द बेबी इज प्लेइंग विद बॉल, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखें जरा, द बेबी इसमें सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है और विद बॉल ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि आप ये देखें कि इसमें सब्जेक्ट जो है, सबसे पहले आप ये देख लें वर्ब को, वर्ब के जरिए से हमें ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई काम हो रहा है, ठीक है। और कर कौन रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है, और सब्जेक्ट कर किस पे रहा है? ऑब्जेक्ट पे। यानी से इससे मुराद ये हुआ कि ये जो सब्जेक्ट जो है, जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो मुतासिर किसको कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट को कर रहा है। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में ये तमाम चीजें समझ ली हैं।